हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआरसी हिंदी चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन क्षेत्र में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। तो आपको इस हमारे प्लेटफॉर्म से क्या क्या मिलेगा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले जो लाइव डेली लाइव क्लासेस, जो मोर देन 50 लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट का, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का चल रहा होता है। इसी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगा। लाइव टेस्ट क्विजेस का मतलब कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा उसका आप कैसे इवेल्युएट अपने आप को करोगे, कैसे आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करोगे, तो लाइव टेस्ट क्विजेस के माध्यम से कर सकोगे। जो कि जैसे कि अपनी क्लास की ही बात करूं तो रात में 10 बजे ये क्लास टेस्ट सीरीज के रूप में होती है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस के माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो। हमारे एक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। आप क्या कर सकते हो, जाके डाउनलोड करिए और बेहतर पढ़ाई करिए आप, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। और भी हमारे कुछ एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हो। हमारे इसी प्लेटफॉर्म में कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया गया है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। और मैंने एक प्लान है हमारे अंतर्गत, ये देखिए प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का, ये प्लस प्लान है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए अगर आप इससे जुड़ते हो ना तो आपकी तैयारी एक कॉम्प्रहेंसिव वे पे, एक संगठित ऑर्डर पे, संगठित ऑर्गेनाइज ऑर्डर पे, संगठित तरीके से हो सकेगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये कोड यूज करोगे 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत आप इसे ज्यादा देखिए तो इसी के अंतर्गत ये चीजें आपको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, ये आपको आइकॉनिक प्लस के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे कुछ बैचेस हैं, स्टार्ट हुए हैं 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए। तो जैसे मैं दिखा देता हूं कि ये बैचेस और ये बैचेस हैं। इसके साथ साथ एक हमारे पास जीएस का प्लान है, एक ऑप्शनल का। तो ये दोनों प्लान को मर्ज करके एक कॉम्बो बनाया गया है। इसके अंतर्गत आपकी फी ना थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अंतर्गत कैसे कम होती है, जरा यहाँ देखिए कि अगेन आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंतर्गत आप देखोगे जैसे कि इसकी आप 12 माह की फीस ऑप्शनल और यानी जीएस की 88,700, बल्कि आपको 70,000 रुपया मात्र पेड करनी होगी। हमारा देखो जल्द ही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का जो रेट है, प्राइस है, हाइक होने वाला है। जल्द से जल्द जुड़ जाओ और फिर हम आगे आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत बेहतर ढंग से हम पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हमें टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या पढ़ना है, कि जितना टैरिफ और नॉन टैरिफ से संबंधित चीजें हैं ये एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो चलिए मैं स्लाइड निकाल लेता हूं। हम्म देखो ये जो टैरिफ और नॉन टैरिफ ये एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, है ना। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। जरा देखो टैरिफ की पहले हम बात कर लेते हैं और फिर नॉन टैरिफ की बात कर लेते हैं। इसकी पहले टैरिफ की कर लेते हैं, फिर हम नॉन टैरिफ की। एक्चुअल में ये जो प्राशुल्क और गैर प्राशुल्क है, ये उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है जो उद्देश्य एक्चुअल में हमें डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत उनके उद्देश्य थे। हमने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि जो विश्व बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में जो वस्तुओं का फ्री आवागमन बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, तो उसमें से जो दूसरे देशों के निर्यात पर इस टैरिफ और नॉन टैरिफ के माध्यम से बैरियर लगाया जाता है, उसमें गतिरोध पैदा किया जाता है, गतिरोध पैदा किया जाता है। तो टैरिफ का प्रयोग करते हुए और नॉन टैरिफ का प्रयोग करते हुए आप ऐसा कह सकते हो कि देखो भैया विश्व व्यापार में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शुल्क पर आधारित, गैर प्रशुल्क आधारित बाधाएं प्रभावित करती रहती हैं।
तो इसके चलते किसी वस्तु के आयात और निर्यात को कंट्रोल करने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के पर्पस से आयात और निर्यात टैरिफ यानी शुल्क अर्थात ड्यूटी लगाई जाती है। तो जैसे मौजूदा शुल्क का अगर जो दर है अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उस दर के चलते जो निर्यातक देश है वो दूसरे देशों में अपने सामान को नहीं ला पाएगा और इससे हमारी जो विश्व व्यापार का उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होगा और शुल्क के अंतर्गत देखेंगे कि कुछ बाधाएं आ जाएंगी। तो आप जैसे ये कह सकते हो कि देखो यदि कुछ बाधाएं यानी ऐसा भी संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि अगर कुछ बाधाएं क्रिएट कर दी जाएं जो कि मात्रा से संबंधित हो, जो कि शुल्क से संबंधित हो और वो किसी भी कैसे कि व्यापार को या सेवाओं को मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या कोई गतिरोध पैदा कर दिया जाए तो इन सभी को हम टैरिफ कहेंगे। और दूसरा देखिए नॉन टैरिफ भी बताऊंगा। तो इन दोनों को ओवरऑल आप ये सुन लो कि कोई एक आयातक देश, जो कोई एक आयातक देश है निर्यातक देश की वस्तु तथा सेवाओं पे वो टैरिफ और नॉन टैरिफ यानी गतिरोध रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, उसकी वस्तुओं पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। उदाहरण के लिए समझिएगा जैसे कि मान लीजिए कि ये चाइना है, ये चाइना है और ये यूएसए है, यूएसए है। तो चाइना की हमेशा से आदत रही है कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हुए ये जो चाइना है वो चाइना दूसरे देशों में बहुत सस्ते प्राइस पे, बहुत सस्ते रेट पे ये दूसरे देशों पे क्या करता रहा है, अपने सामानों की डंपिंग करता रहा है, अपने सामानों को दूसरे देशों में एकदम पंप करता रहा है। तो दूसरे देश एक मैकेनिज्म खोज के लाते हैं, एक ये मैकेनिज्म का प्रकार टैरिफ से भी संबंधित हो सकता है, नॉन टैरिफ से। अगर मान लो उसमें ड्यूटी बढ़ा दी जाए, अगर उसका जो टैरिफ जो रेट है जो शुल्क है अगर उसको हाइक कर दिया जाए तो चाइना का ये जो निर्यात है ये यहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। तो इसका निर्यात एक्चुअल में बस मैंने उदाहरण दिया यहाँ चाइना और यूएसए का, हर हर देश ऐसा करता है, ठीक है। तो ये यूएसए टैरिफ को क्या कर सकता है, हाइक कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है ताकि चाइना का सामान यूएसए में डंप ना हो पाए, चाइना का सामान यूएसए में डंप ना हो पाए। तो इसको इसके अंतर्गत हम तीन चीजों का, तीन प्रकारों का प्रयोग करते हैं। एक तो मात्रात्मक कोटा यानी इसको कोटा रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, दूसरे को सोशल क्लॉजेस बोलते हैं, तीसरे को एनवायरमेंटल क्लॉजेस बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या है, जैसे कोटा रिस्ट्रिक्शंस, इसके अंतर्गत एक देश किसी अन्य देश से होने वाला जो आयात होता है उसमें से मात्रात्मक सीमन को लागू कर देता है और एक निश्चित जो क्वांटिटी है, एक मात्रा है, तो उससे अधिक वो आयातक देश उस देश में क्या है ना पंप कर सके। तो इसको कोटा रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, मतलब उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया जैसे कि चाइना से अगर यूएसए, वही एग्जांपल लीजिए कि ये यूएसए है और ये चाइना है, ये क्या है चाइना है। यूएसए ने चाइना से कह दिया कि एक काम करोगे आप कि जैसे आप यहाँ कोई चीज बेच रहे हो और उस चीज में एक लिमिटेशन लगा दे यूएसए। यूएसए क्या कर दे, जैसे चाइना मान लीजिए कि यूएसए में कोई इलेक्ट्रिक गुड्स पंप कर रहा है, तो अगर अगर इलेक्ट्रिक गुड्स पंप कर रहा है, मान लो कि कोई माउस, बस उदाहरण दे रहा हूँ, माउस ये पंप कर रहा है चाइना, तो अगर यूएसए कह देगा कि अब भैया मात्र 5 ही आप जो अपना ये माउस है उसको पंप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, मात्रात्मक रेंज खड़ी कर दी गई है, मात्रात्मक गतिरोध। तो इसी को कोटा रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ये भी बैरियर का एक प्रकार है। सोशल क्लॉजेज, देखो सोशल क्लॉजेज के अंतर्गत क्या होता है भैया कि सोशल क्लॉजेज के अंतर्गत कोई आयातक देश पर निर्यातक देश कोई सोशल यानी कि जो सामाजिक आधार पर उसकी वस्तुओं पे या सेवाओं पे प्रतिबंध लगा दे। ध्यान रखिए किसके, सामाजिक आधार पर कोई निर्यातक देश, जैसे कि किसी आयातक देश पर जो आयात कर रहा है, तो आयातक देश पर कोई निर्यातक देश क्या लगा दे, सोशल काजेज के आधार पर, सामाजिक आधार पर प्रतिबंध लगा दे। इसको उदाहरण से समझिएगा कि जैसे कि यह यूएसए है, ये यूएसए है, ये क्या है यूएसए है और ये इंडिया है, इंडिया है।
तो इंडिया के भदोही से यहाँ कारपेट जाता है, क्या है, कारपेट जाता है। तो आप देखोगे कि ये जो कारपेट है, ये लोग क्या कहते हैं, अब ये अपने जो छोटे छोटे श्रमिक हैं या छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको संरक्षित करने के लिए ये सोशल क्लासेस का सहारा लेते हैं। यूएसए कहेगा कि भैया जो भदोही में आप लोग जो चटाई बना रहे हो, जो कारपेट बना रहे हो, इसमें से चाइल्ड लेबर यूज हो रहा है, क्या, चाइल्ड लेबर। तो सोशल क्लासेस का ये आधार बनाते हुए बोलेंगे कि हम आपका भदोही का कारपेट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने चाइल्ड लेबर यूज, चाइल्ड लेबर जा जो कि चाइल्ड लेबर यूज किया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो इस वजह से हम मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। तो भैया ये तो हुए सोशल क्लासेस। अब सोशल क्लासेस के बाद आएगा पर्यावरणीय क्लासेस, क्या होगा, इन्वायरमेंटल क्लासेस। देखो भैया, इन्वायरमेंटल क्लासेस का मतलब क्या है कि किसी भी उत्पादन में अगर हम बात करें तो उत्पादन की प्रक्रिया में हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण दुष्प्रभावित होता है। तो कुछ देश कहते हैं कि आप जैसे कि मान लो, कुछ देशों का मानना होता है कई बार कि आप क्या करते हो कि वातावरण को अपने उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण नहीं है जो जिससे कि आप प्रदूषण को कम कर सको। तो कुछ देश इस आधार को आधार बनाते हैं इसको कि आप ना अपने प्रोडक्शन के दौरान प्रदूषण फैला रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग में आप अपना योगदान दे रहे हो, इससे हम किसी भी प्रकार से क्या करेंगे कि आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये एक्चुअल में इसको इन्वायरमेंटल क्लासेस कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल क्लासेस कहते हैं। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में थोड़ा सा देख लो। देखो, ये जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के अंतर्गत ये एक परिस्थिति है, यह एक स्टेटस है, यह एक दर्जा है। यह अपने डब्ल्यूटीओ के ही अंतर्गत एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को एक यह स्पेशल परिस्थिति अर्थात दर्जा उपलब्ध करवाता है। और इसके अंतर्गत जब उपलब्ध करवा दिया जाता है तो कहा जाता है कि कोई एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार से उत्पाद यानी आयात और निर्यात की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें से अब देखोगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को अगर हम देखें तो भारत ने इसको बहुत पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने एक्चुअल में जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उस भारत को देना चाहता था, उसकी कैबिनेट में 2012 में ये रेजोल्यूशन आता है लेकिन फाइनली नहीं देता है। तो हमने एक जब उरी अटैक होता है तो पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेते हैं। तो ये तो हमारा रहा, यानी पाकिस्तान और भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का मसला, लेकिन ये इशू रहा। लेकिन एक्चुअल में इसकी थीम क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन की, कि देखो जो थीम डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के जो आयात निर्यात में गतिरोध को कम करना था। तो इसके अंतर्गत एक तरीके से एक दूसरे देश को ये दर्जा दे करके थोड़ी सी इसको बढ़ावा दिया जाता है, जो टैरिफ होते हैं उनको कम कर लिया जाता है और उसको उस जो सदस्य देश को जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है उसको क्या दिया उपलब्ध करवाया जाता है, थोड़ी बहुत ईजरनेस उपलब्ध करवाई जाती है। उसके लिए सरलता और बेहतर जो इससे संबंधित व्यापार से संबंधित जो मैकेनिज्म है उसके लिए सरल बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा आजकल कहीं ना कहीं इररिलेवेंट साबित होने लगा है। क्यों, क्योंकि आजकल जो दौर है वो बाइलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट का दौर चल रहा है। इसके अंतर्गत ये सारे जो एग्रीमेंट होते हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत नहीं, उनको इससे बाहर रखा जाता है। तो अगर यूनिलेटरल, बाइलेटरल, क्वाड्रालेटरल, पेंटालेटरल, मल्टीलेटरल, जैसे कि क्वाड्रालेटरल 4 देश हैं, ठीक है, आपको पता है। तो उसके अंतर्गत ये अपने देशों को देखो क्वाड्रालेटरल के अंतर्गत ये अपने सदस्य देशों को बेहतर से बेहतर एक परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करवाने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है एक्चुअल में अब कहीं ना कहीं ये इरिलेवेंट साबित हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब जो संबंध है वो बाइलेटरल का जमाना है, क्वाड्रिलेटरल का जमाना है, ट्राइलेटरल का जमाना है, यूनिलेटरल का जमाना है। तो हम देशों के साथ, 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ, 4 देशों के साथ एग्रीमेंट करते हैं और हम व्यापार और उसको सेवाओं के आयात निर्यात को बढ़ावा देते हैं।
जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भैया जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी गतिरोध के वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। लेकिन कहीं ना कहीं उसका इरिलेवेंट जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंसी है, वो कम हो रही है, वो इरिलेवेंट होता जा रहा है ये संगठन। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो अभी कुछ सालों से जैसे कि यूनिलेटरल, बायलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रालेटरल, ये ऐसे एग्रीमेंट स्टार्ट हुए हैं, तो उसकी जो महत्ता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। साथ में वो अंदर से भी वो विभाजित हो रहा है कि उसमें से 3 गुट बन गया है, एक विकसित देशों का, एक विकासशील देशों का, और एक मतलब अविकसित देशों का। और ये अपने अपने हितों के लिए उसको, उसकी जो डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपने ये सारी चीजों को यहां तक देखा, मोस्ट फेवर्ड नेशन देखा। अब हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी देखना है। देखो भैया, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा इसे सुन लो। इसे 1 मिनट हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, नहीं आप लोग बोलोगे ना। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको बहुत साधारण भाषा में सुनना है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, जैसे कि अगर हम बात करें वही अगेन डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ का क्या उद्देश्य है कि वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, उसमें से जो टैरिफ्स हैं, जो देखिए वो टैरिफ्स मात्रात्मक और नॉन टैरिफ, ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको भी कम करना। और इन्हीं नियमों के अंतर्गत एक कोई सदस्य देश दूसरे सदस्य देशों को एक बेहतर परिस्थितियां क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। लेकिन एंटी ड्यूटिंग के अंतर्गत क्या होता है, ये मैं सिर्फ आपको जोड़ रहा था। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंतर्गत क्या होता है, इसको राष्ट्रपातन विरोधी कहा जाता है कि जो एक सदस्य देश होता है, एक सदस्य देश दूसरे देश को, जो दूसरा देश है, तो उसके आयात पे ध्यान रखिएगा, मतलब एक दूसरा देश निर्यात कर रहा है, तो अपने आयात पे, यानी जो आयात हो रहा है उस पे ड्यूटी बढ़ा देता है, उस पे ड्यूटी बढ़ा देता है। ऐसे समझो, उदाहरण से समझो, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्चुअल में होती का क्या है और ये क्यों प्रयोग करी जाती है। देखो, जैसे कि ये चाइना चाइना है, और ये यूएसए है, ये यूएसए है। चलो इंडिया ले लो, है ना, कब कब यूएसए ढोएंगे हम, इंडिया ले लो। चाइना ने भारत के बाजार पे खूब सामान क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, खूब सामान अपना पार्ट दिया, खूब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पार्ट दिया। तो अब इसके चलते हमारे जो घरेलू जो उत्पादक होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जो घरेलू उत्पादन है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। क्यों? चाइना की वजह से तो और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके, चाइना में एक्चुअल में चीजों का बल्क में प्रोडक्शन होता है और उनको उत्पादन करने में कम कीमत अदा करनी पड़ती है, तो सस्ते में इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके चलते वो जो दूसरा देश है जहां ये पंप किया जा रहा है, उसकी वस्तुएं सेवाएं पंप की जा रही हैं, उसका जो घरेलू उत्पादन है, जो उसका घरेलू उत्पादन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनियां हैं, उससे वो क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो इसके चलते वो आयातक देश उस निर्यात पे एक ड्यूटी लगा देगा। क्या कर देगा? एक ड्यूटी लगा देगा। और इसी ड्यूटी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है, इसी ड्यूटी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। अब समझ आया एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या? दोबारा से सुनो। देखो भैया, यदि किसी वस्तु का निर्यात किसी सदस्य देश के एक ऐसे दर पर हो जाए कि मान लो कि जो कि उत्पादन के व्यय से भी कम रह जाए, उत्पादन के व्यय से कम रह जाए, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु का जो उचित मूल्य है उससे भी कम रह जाए, तो इस हालात को देखते हुए वह आयातक देश अपने घरेलू उत्पादन को बचाने के लिए, ताकि घरेलू उत्पादन प्रभावित ना हो, तो क्या करेगा कि इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी कर देगा, लगा देगा, उसको जो ड्यूटी है उसको हाइक कर देगा। इसी को राष्ट्रपातन विरोधी शुल्क कहा जाता है, इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। अब समझ आया? दोबारा से समझो, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, देखिए क्योंकि समझ आ जाए।
जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग डंपिंग ड्यूटी, देखो ये भैया एक्चुअल में इसको राशिपातन, देखो इसको हिंदी में राशिपातन विरोधी शुल्क कहा जाता है। राशिपातन, राशिपातन विरोधी शुल्क, राशिपातन विरोधी विरोधी शुल्क। ये होता क्या है, जैसे कि ध्यान से सुनना, इसको एक कैसे क्यों लगाया जाता है, इसका कुछ तो कारण होगा। जैसे चाइना अच्छा उदाहरण है इसका, है ना, तो चाइना ही लेते हैं, चाइना, और एक तरफ आप ले लो इंडिया। चाइना के यहाँ कई कारण है, चाइना के पास कि उसका जो सामान है सस्ता होता है, क्वालिटी भी अच्छा दे ही रहा है, तो सामान सस्ता होता है। क्या कारण है, बल्क में प्रोडक्शन, बल्क में प्रोडक्शन, लेबर चार्ज कम होना, लेबर चार्ज क्यों कम होना, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो लेबर चार्ज कम होना। इसके साथ साथ सारी चीजों पे यानी इकोनॉमी पे कंट्रोल करना, इकोनॉमी पे कंट्रोल करना। इसके चलते क्या होता है कि चाइना में जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो सस्ता हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो यह चाइना ऑब्वियस ये निर्यात करेगा, इसकी पूरी इकोनॉमी निर्यात पे टिकी हुई है, तो ये भारत जैसे देशों में या सभी देशों में अपने सामान को ले लेकर के पंप करता है। अब अगर इसके सामान की जो कीमत है, ध्यान रखिएगा, अगर इसके सामान की कीमत बहुत सस्ती हो, बहुत सस्ती हो, तो जो आयातक देश है, जैसे कि भारत मान लो आयात कर रहा है, तो भारत का जो घरेलू क्या है, जो भारत का घरेलू उत्पादन है, घरेलू उत्पादन है, वो उत्पादन प्रभावित होगा, अर्थात कम होगा। कैसे कम होगा, कि अगर मान लो कि हम भारत एक मोबाइल बना रहा है और एक चाइना मोबाइल बना रहा है, भारत उस मोबाइल को 10 रुपए का बेच रहा है यहाँ, मतलब भारत की कंपनियां, और चाइना अगर सेम चीज सेम क्वालिटी 7 रुपए का बेच रहा है, तो ऑब्वियस है, देखो हमें तो पब्लिक को तो क्या है कि पहले पब्लिक का हित और खुद का हित इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर हमारे जैसे देशों में। तो एक एक रुपए को लेकर के हमारे यहाँ तो बहुत ये सारी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मंदी और सब ये चल ही रहा है, गरीब देश एक तरीके से ये कह लो। तो होता क्या है कि अब चाइना सस्ता है, चाइना का सामान, और अच्छा भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बस नाम उनका निकल गया है। तो इस सस्ते के चलते उसने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो सारी चीजें उपलब्ध करवा रहा है, तो उसका निर्यात तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके निर्यात के चलते हम जो आयात कर रहे हैं, तो हमारा जो घरेलू प्रोडक्शन है, हमारा घरेलू प्रोडक्शन है वो कमजोर हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो निर्यातक हैं, हमारा निर्यात भी क्या पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। तो अगर ये क्या करे कि इसका सामान बहुत सस्ता हो, इवन इतना सस्ता हो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो उस वस्तु का उचित दर है, उचित मूल्य से भी सस्ता हो, तो एक देश जो आयातक देश है इस पे शुल्क लगा देगा, इस पे क्या कर देगा, एक निश्चित मात्रा के बाद शुल्क लगा देगा, इसमें एक ड्यूटी लगा देगा। इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, कि कोई डंप ना कर सके, कोई डंप ना कर सके, कोई ज्यादा से सामान कोई डंप ना कर सके। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ये क्यों पॉसिबल है, जरा ये, और ऐसा तो नहीं कि हम कह दिया तो ये पॉसिबल, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो आयातक देश है, आयातक देश को यह प्रमाणित करना होगा कि आयात से उसके घरेलू अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो यह भारत को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मेरा घरेलू उत्पादन और घरेलू अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और आयात की गई वस्तु की जो मात्रा है, अगर उस देश में उसी वस्तु के कुल उत्पादन का 1% से ज्यादा हो जाए तब भी ऐसा संभव है। अब जैसे इस रिस्ट्रिक्शन को जरा सुनिएगा, अगर भारत में 100 मोबाइल बन रहे हैं, भारत में 100 मोबाइल बन रहे हैं, तो अगर 100 मोबाइल बन रहे हैं, तो चाइना अब भारत का 100% का मात्र एक मोबाइल इसके एवज में भेज सकता है। अगर इससे ज्यादा भेजेगा तो भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। क्या कर देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। तो ये बस समझ लीजिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का उपयोग अपने घरेलू सामान, अपने घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों को संरक्षित करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का आयातक देश क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सो दिस इज अ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो भैया,
अब हम देखते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, इसे जरा सुन लो। देखो भाई, अगेन जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी की अगर हम बात करें, देखो इसको अतिरिक्त अतिरिक्त हिंदी में अतिरिक्त सीमा शुल्क कहते हैं। अतिरिक्त अतिरिक्त सीमा शुल्क, सीमा अतिरिक्त सीमा शुल्क कहा जाता है। इसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है। एक्चुअल में काउंटर वेलिंग ड्यूटी का ये पहले तो इसे सुन लीजिए, फिर इसका एक इशूज बता दूंगा, एक इसको इशूज बता दूंगा और सनसेट रिव्यू भी बता दूंगा। क्या बता दूंगा इसी के अंतर्गत? सनसेट रिव्यू। तो देखो एक्चुअल में जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, जो अतिरिक्त सीमा शुल्क है, ये क्यों लगाया जाता है, कैसे होता है? अगर जैसे कि घरेलू सब्सिडी है, घरेलू परिधान या फिर समर्थन, तो ये निर्यात पर दिए जाने वाले परिधान के कारण किसी भी देश के निर्यातकों को अन्य देशों के उत्पादकों की तुलना में ये अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। क्या हो सकता है? अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। तो इस परिधान से जो प्राप्त लाभ के कारण किसी वस्तु का निर्यात सस्ते दर पर किया जा सकता है। इसके चलते जो आयातक देश के क्या होते हैं, जो आयातक देश होता है, तो आयातक देश के उत्पादन प्रभावित होंगे और विश्व व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, ऐसे आयातों पर आयातक देश एक ड्यूटी लगा देगा, एक अतिरिक्त सीमा शुल्क को क्या कर देगा, इनहांस कर देगा। यही शुल्क उन्हीं देशों में होने वाले आयात पर भी लागू होगा, यही चीज उन्हीं देशों में होने वाले आयात पर लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कब है और कितना, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। पहले तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से सुनते हैं। देखो भैया, मैंने बताया जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अंतर्गत आप एक चीज ये देख सकते हो कि अगर मान लो घरेलू परिधान, अगर कोई घरेलू परिधान जो सब्सिडी है या किसी प्रकार का समर्थन है, अगर निर्यात पे दिया जाता है, बस ऐसे देख लो, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया में जो निर्यातक है, क्या है? निर्यातक है, निर्यातक है। निर्यातकों को अगर सब्सिडी दे दी जाए, परिधान दे दिया जाए, परिधान दे दिया जाए, या कोई दूसरा समर्थन दे दिया जाए, दूसरा समर्थन दे दिया जाए, तो इसके कारण किसी भी देश के निर्यातकों को अन्य देशों की उत्पादकों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। इसके चलते तो मान लो कि जैसे ये अमेरिका है, यूएसए है, तो यहाँ के जो उत्पादक हैं, यहाँ के जो उत्पादक हैं, तो यहाँ के उत्पादकों को की अपेक्षा यहाँ के निर्यातकों को एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक ज्यादा लाभ हो जाएगा, एक ज्यादा लाभ हो जाएगा। और लाभ के चलते यही अगेन इंटरनेशनल मार्केट में ये अपनी चीजों को यहाँ पंप कर सकेंगे, अपनी चीजों को यहाँ पंप कर सकेंगे, सस्ती ब्याज, सस्ते दर पर, सस्ते मतलब है एकदम सस्ती पे क्या चीजें उपलब्ध करवा सकेंगे। तो इससे जो आयातक देश है, इससे जो मान लो कि कोई देश है जो आयातक है, वो आयात कर रहा है, तो अगेन सेम वैसे इंपैक्ट देखा जाएगा कि उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो क्या होगा, उत्पाद प्रभावित होगा और इससे विश्व व्यापार पर भी नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अब कैसे विश्व व्यापार पे नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, जरा इसका भी वैसे ही हम देख लेते हैं। अब मान लो कि आप क्या कर रहे हो, एक उदाहरण से समझो, है ना, एक आप उदाहरण से समझने की कोशिश। ये इंडिया है ना, इंडिया है, और चलो इसे आप ले लो, कोई देश ले लो, चलो ब्रिटेन ले लो, ब्रिटेन ले लो भैया। एक्चुअल में मान लो कि इंडिया इन्हें आम दे रहा है, इंडिया क्या दे रहा है, आम। किसे भेज रहा है? ब्रिटेन को। बस उदाहरण से समझना है, उदाहरण के तौर पे। तो भारत सरकार जो आम के उत्पादक करता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ सब्सिडी दे दे, अगर क्या दे दे, परिधान दे दे, परिधान दे दे, और परिधान के साथ साथ कोई और समर्थन दे दे, समर्थन दे दे, और भारत सरकार कहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे इन लोगों को कि देखो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, आम प्रोड्यूसर्स हैं, कौन? निर्यातक, निर्यातक कहा जाएगा ना, निर्यातक हैं, कि कोई बात नहीं है, अगर 10 रुपए किलो का आम है तो आप ब्रिटेन को 5 रुपए केजी पर आम दे दो। बस उदाहरण समझिएगा,
ये बोलेंगे क्यों दे दें, तो बोले परेशान नहीं हो, हम ज्यादा से ज्यादा अपना सामान, हमारे पास आम की खूब मात्रा है, तो हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या ब्रिटेन को ज्यादा ज्यादा बेच सके। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सरकार है इसको 10 रुपए के आम के पीछे 5 रुपए का बिकवा रहा है, तो 5 रुपए का क्या कर दे, सब्सिडी दे दे, 5 रुपए का परिदान दे दे, परिदान देंगे, दे दे। तो यहाँ के जो आम पैदा कर रहे होंगे लोग, उनको हो जाएगा लॉस, उनको क्या हो जाएगा, लॉस। क्योंकि देखो सभी आसपास एवरेज ही एक जो लागत होती है एवरेज ही होती है आसपास, तो इनको सरकार के यहाँ हस्तक्षेप के चलते इन व्यक्तियों को क्या हो गया, ये जो व्यक्तियों को लॉस हो जाएगा, यहाँ लाभ नहीं लॉस लिखा है ध्यान रखिएगा, इनको क्या हो जाएगा, लॉस, इनको हानि हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस देश का जो उत्पादन है, हो सकता है ये लोग डिप्राइव्ड हो जाएं और इसके चलते फिर ये आम ना उगाएं। तो भारत की इस पूरी मार्केट में हेजमनी अर्थात वर्चस्व अर्थात एकाधिकार हो सकता है, और एक साल इन्हें सस्ता करके अगले साल जब यहाँ बिल्कुल भी सामान नहीं रह जाएगा, तो यह अंतरराष्ट्रीय मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह के कैप्चर कर लेंगे कि इस बार तो जो प्रोडक्शन है वो कमी है, तो अब जब 15 5 का बेच रहे थे, हो सकता है अगले साल 15 का बेचे। तो इसके चलते इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है, इसके चलते इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रिटेन क्या करेगा कि इसमें एक अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा देगा, क्यों, क्योंकि बहुत सस्ता है, क्योंकि यहाँ निर्यात पे हो सकता है परिदान दे दिया गया हो या कोई समर्थन दे दिया गया हो, तो इसके चलते सस्ते होने के चलते अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए ब्रिटेन इसमें एक ड्यूटी लगा देगा कि चलो 5 रुपए का तो आम है, इसमें 300% का ड्यूटी लगा दिए, तो आम हो गया 15% का, और उसके जो घरेलू उत्पादक थे 10 रुपए का बेच रहे थे, ऑब्वियस फिर वो लोग इसी को लेने लगेंगे। तो ये बेसिक्स फंडा है, ये क्या है, ये बेसिक्स फंडा है। तो एंटी ड्यूटी वो सॉरी इसमें से काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऐसी लगती है। ठीक है, लेकिन अब ये कब लगेगी, उसके ऐसा तो है नहीं मन कर गया तो लगा दिया, उसके भी पीछे कोई लॉजिक होगा। जैसे कि मैंने वहां बताया था कि 1% वाला, अगर उसके टोटल घरेलू उत्पादन का वो वस्तु 1% से ज्यादा है, तो वहां एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा सकता था। लेकिन यहां क्या होगा कि देखो आयात पर लागू किया जा सकता है ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, तो जिसका विश्व भर में, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिनका विश्व व्यापार में कम से कम 3% से ज्यादा योगदान हो, तभी संभव है, तभी संभव है। तो अगर विश्व व्यापार में जो आयात में, ध्यान रखिएगा, जिनका विश्व में अगर 3% से ज्यादा का योगदान हो, जैसे मान लो कि भारत का विश्व व्यापार में 5% का योगदान है, तो भारत की वस्तुओं पे आराम से क्या है, ब्रिटेन ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या कर देगा, इम्पोज कर देगा। तो आप समझ आया काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगले दिन आपको इसके सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो कर दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं यहाँ सॉरी समझ आ गया होगा। अब आगे देखो जरा, थोड़ा से बढ़ो, देखो उत्पादक प्रभावित होते, जैसे ही इसमें मैंने बताया जो प्रोड्यूसर्स, जो उसका घरेलू उत्पाद है वो प्रभावित होगा, इसके चलते उसकी पूरी अर्थव्यवस्था नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और ऐसे इसी कारण से आयातों पर, जो भी आयात है भारत के या किसी भी देश, अगर मान लो इसका जस्ट मैंने उदाहरण दिया, तो भारत के आयातक देश, जो आयातक निर्यातक देश है, तो आयातों पर क्या कर देगा, ब्रिटेन अपने आयातों पे वो ड्यूटी को हाइक कर देगा, क्या कर देगा, हाइक कर देगा, अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू कर सकता है। और यह शुल्क उन्हीं देशों में होने वाले आयात पर लागू होगी, उन्हीं देशों के साथ ये अप्लाई होगी जिनका विश्व व्यापार में करीब 3% तक क्या हो, हिस्सा हो। अगर भारत का इतने तक हिस्सा नहीं है, तो ब्रिटेन चाहकर भी ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अतिरिक्त सीमा शुल्क क्या कर सकता है, नहीं लगा सकता है, अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं इम्पोज कर सकता है। वही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, जरा इसको आप पढ़िए। देखो इसमें से साफ साफ, इस वजह से अब ना आपको ये बड़ा पसंद है, क्या क्या बोलते हैं, पीपीटी, तो इस वजह से ना मैं पीपीटी में सारी चीजों को कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा सा आप देखो, देखो घरेलू परिदान, जैसे कि वही डोमेस्टिक सब्सिडी, जो सब्सिडी या कोई समर्थन, जैसे कि अभी एमएसपी भी एक ये कारण हो सकता है, एमएसपी या निर्यात पर दिए जाने वाला कोई परिदान, इसके वजह से निर्यातकों पर, ठीक है, अगर उनको कोई मतलब निर्यातकों पर ये परिदान दे दिया जाता है,
तो उत्पादकों की तुलना में, कोई देशों के उत्पादकों की तुलना में इन निर्यातकों को ज्यादा लाभ मिल जाएगा। क्या है? ज्यादा लाभ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ उस आयातक देश का घरेलू अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। तो इस परिधान से लाभ प्राप्त करने के कारण जो वस्तु का निर्यात ऑब्वियस सस्ता हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, जब निर्यात सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आयातक देश पे जो चीजें मंगा रहा होगा तो आयातक देश पे प्रोड्यूस कर सकोगे, तो वह आयातक देश प्रभावित होगा, उसकी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तब ऐसे में जो आयातक देश है, जैसे कि मैं उदाहरण के माध्यम से बताया ब्रिटेन, तो आयातक देश निर्यातक देश पर, यहाँ पे ये गलत है, तो निर्यातक देश पे अतिरिक्त सीमा शुल्क कर लागू कर देगा। अतिरिक्त सीमा काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या कर देगा? लागू कर देगा। और ये तभी लागू कर सकता है जब वह जो निर्यातक देश है उसका आयात करीब विश्व व्यापार में 3% का योगदान कर रहा हो। ये तभी संभव है। 3% से अगर कम योगदान है तो संभव नहीं है। तो कम से कम 3% का योगदान हो तभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी अप्लाई होगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अप्लाई होगी। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब थोड़ा सा दोहा डेवलपमेंट यानी दोहा सम्मेलन को क्या कर लो, देख लो। तो भाई जरा दोहा सम्मेलन को देखना। देखो ये इसके अंतर्गत क्या होता है भैया, जो गैट का आखिरी उरुग्वे में सम्मेलन हुआ था, आपको मैंने बताया था, और उसी आखिरी सम्मेलन के अंतर्गत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उस किसकी नींव रखी गई थी? डब्ल्यूटीओ के फाउंडेशन की नींव रखी गई थी। डब्ल्यूटीओ की नींव रखी गई थी गैट के आखिरी उरुग्वे सम्मेलन के ही अंतर्गत। तो जब आप इसके अंतर्गत देखोगे कि वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो डब्ल्यूटीओ में मुद्दे उठाए गए थे, तो उन डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद उन मुद्दों को, कुछ बहुत बड़े मुद्दे थे, इश्यूज थे, तो उनको कुछ स्वीकारा गया। इन मुद्दों को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया और इन पे बात करने की आगे प्रोसेस शुरू करा गया। तो इसमें से कुछ बड़े बड़े मुद्दे अगर हम बात करें तो जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एओए बोलते हैं इसको, एओए। एक इसको नामा बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, और इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस बोला जाता है। इसको गेट्स ऐसे लिख सकते हो, 1 मिनट। हाँ, ये जैसे है तो इसको एओए कहा जाता है। कई बार आप सुने होंगे। एओए के साथ इसको नामा कहा जाता है, नामा, और इसको गेट, गेट्स। ठीक है ना? अब ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो इनको जरा देख लेते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। अगर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो क्या हो जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी शुल्क। थोड़ा सा और सुन लीजिए, है ना? फिर हम, चलो पहले इसी को बता दूं, या चलो इसी को बता देता हूं, बाद में उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्योंकि एक इशूज था और इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस वजह से लगता है। चलो पहले हम इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। एक्चुअल में देखो, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये एक्चुअल में है क्या? थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप ना? ये जो समझौता है, ये जो एओए है, यह समझौता है कृषि उत्पाद के व्यापार को, जो कृषि के उत्पाद हैं, जो कच्चा माल है, जो प्रोडक्शन है, उसके व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ावा देना। तो जो एओए है, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये एक समझौता है, एग्रीमेंट है। ये एक जो कृषि उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, इनका बिना किसी गतिरोध के व्यापार में बढ़ावा देना। क्या करना भैया? व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। तो किसके लिए? यानी जो कृषि से संबंधित जो कृषि उत्पाद हैं, इनके व्यापार को बढ़ावा देना बिना किसी बैरियर, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के।
तो देखो, आप जब मैंने बताया कि ये करीब 6 साल तक, जैसे कि ये जब 1995 में WTO का एक्चुअल में स्थापना होता है, ये 5-6 साल हो जाते हैं, इस पर कोई फाइनल अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। तो 2001 में, 5 सालों बाद, वही मैंने 5-6 साल बताए, तो 2001 या 2000, हाँ 2001 में आप एक समझौता किया जाएगा, एक क्या किया जाएगा, औपचारिक समझौता आएगा, और इसी को दोहा एजेंडा या दोहा सम्मेलन कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, दोहा सम्मेलन कहा जाएगा। तो दोहा सम्मेलन के अंतर्गत ही जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है, या दोहा सम्मेलन है, या दोहा एजेंडा है, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो AOA है वो दोहा सम्मेलन का हिस्सा बनता है, और इस समझौते के 3 प्रमुख क्या हो जाते हैं, पिलर हो जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं। तो AOA के क्या स्तंभ है, इसका एक्चुअल में फंडा क्या है, जरा आपको ये देख लेना है। ठीक है, चलो देखो, मैंने बताया कि जो ये WTO के स्थापना के 6 वर्ष बाद जब कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं होता है, तो 2001 में दोहा सम्मेलन होता है, दोहा सम्मेलन। और इसके दोहा सम्मेलन में ही, दोहा सम्मेलन में ही सम्मेलन ना, दोहा सम्मेलन में ही क्या किया जाता है कि दोहा सम्मेलन में इसको, जो AOA को एक हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या, इसके 3 पिलर हैं, 3 क्या है, पिलर हैं। तो जरा देखो 3 पिलर क्या है। एक तो डोमेस्टिक सपोर्ट हो गया, घरेलू समर्थन, अभी इनको डिटेल से बात करेंगे, घरेलू समर्थन, घरेलू समर्थन। दूसरा क्या हो गया, बाजारी अनुमति, बाजारी अनुमति, बाजारी अनुमति। तीसरा हो गया निर्यात सहायकी, यानी एक्सपोर्ट सब्सिडी, निर्यात सहायकी, निर्यात सहायकी। तो देखो, इस समझौते के अंतर्गत जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड है, इसके अंतर्गत कुछ पिलर्स हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो कृषि से संबंधित, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, जो AOA है, यानी एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, सॉरी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका जो उद्देश्य है वो जो कृषि से संबंधित जो रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा उत्पाद है, ठीक है, तो उसका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिना किसी गतिरोध के क्या करना, उसको फ्री मूवमेंट करवाना, आवागमन यानी व्यापार करना, फ्री आवागमन, फ्री व्यापार, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। तो इसके लिए 3 जो पिलर हैं इन समझौतों के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 3 पिलरों को जरा ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो घरेलू ये समर्थन है, जो घरेलू समर्थन क्या है। तो अगर हम घरेलू समर्थन की बात करें तो 3 मुद्दों में ये जो पहला मुद्दा है घरेलू समर्थन का, ये घरेलू समर्थन का मतलब अपने सब्सिडी, आपको डोमेस्टिक सब्सिडी देना है, ठीक है। और ये आखिरी मुद्दा निर्यात सहायकी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विश्व व्यापार में किसी भी प्रकार के भेदभाव और भ्रांति को खत्म करने के उद्देश्य से ये उठाए जाते हैं। तो घरेलू संबंध, घरेलू समर्थन और निर्यात सहायकी। अगेन सुनिएगा, मैंने कहा कि उनमें से 3 समझौतों, 3 पिलर्स में से जो पहला पिलर्स है और अंतिम पिलर्स है, तो ये जो पहला और आखिरी मुद्दा है, विश्व व्यापार में किसी भी प्रकार के भेदभाव और भ्रांति को खत्म करने के लिए, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ये मुद्दों को सामने लेके आया जाता है। तो अब जो घरेलू समर्थन का मुद्दा है, निर्यात सहायकी का मुद्दा है, अगर हम इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। देखो, कृषि क्षेत्र में प्रदान किए गए जो परिदान है, जो सब्सिडी है, जो ये एक तरीके से समर्थन है, जैसे MSP भी इसी के अंतर्गत आता है, अभी बात करेंगे। तो ये जो सब्सिडी है, ये आयात और निर्यात को प्रभावित कर देते हैं। जो कृषि क्षेत्र में जो आप घरेलू समर्थन देते हो, जो सब्सिडी देते हो, ये क्या करते हैं, आयात और निर्यात को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके चलते दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि कृषि मुद्दा, जो दूसरा मुद्दा बन के उभरता है कि कृषि व्यापार के संदर्भ में किसी भी प्रकार से प्रतिबंध को खत्म करने के उद्देश्य से कुछ इश्यूज को लाया जाएगा, कुछ मुद्दों को लाया जाएगा।
तो इसके अंतर्गत जो घरेलू समर्थन से संबंधित है, तो इसका एक्चुअल में जो पहला मुद्दा है, फर्स्ट मुद्दा है, इसके बारे में जरा देख लो। अगर हम घरेलू समर्थन की बात करते हैं, ठीक है, यानी घरेलू समर्थन का मतलब डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सब्सिडी। देखो क्या होता है सरकारों द्वारा, अच्छा एक मिनट यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे है, देखो ये डोमेस्टिक सपोर्ट सरकार द्वारा किसानों को दिए गए उस सहायकी, यहाँ पे सहायकी है, सहायकी को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात से संबंधित नहीं होते, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उपभोग की प्रक्रिया में दिए जाने वाली सहायकी है। ये जैसे कि एमएसपी, एमएसपी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये डोमेस्टिक सपोर्ट है, डोमेस्टिक सब्सिडी है। इसका मतलब देखो, इस चीज को खत्म करने की बात लगातार एक इशू जा रहा है कि ये जो डोमेस्टिक सपोर्ट दे रहे हो ना, इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और ये अमेरिका हमेशा हम पे गलत आरोप लगाता रहा है इन चीजों को लेकर के, हमेशा अमेरिका गलत आरोप लगाता रहा है कि बोलता है कि आप कृषि में बहुत सब्सिडी देते हो, तो इसके चलते हमारा जो निर्यात है, अमेरिका कहता है कि हमारा जो निर्यात है वो हमारा निर्यात प्रभावित होता है भारत जैसे देशों के चलते, और भारत पे कई आरोप इसके चलते खूब लगाता रहा है। तो ये डोमेस्टिक समर्थन क्या होता है कि अगर मान लो अपने किसानों को, जैसे भारत क्या करे कि प्रत्यक्षतया कोई, या फिर कोई आप इनडायरेक्टली कह सकते हो, अगर इसके निर्यात से संबंधित, मान लो कि इसके निर्यात में डायरेक्टली तो इससे निर्यात से नहीं संबंधित होता है, लेकिन वह अपने किसानों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सपोर्ट कर दे और सहायकी दे दे, तो यही डोमेस्टिक सपोर्ट है, यही डोमेस्टिक सपोर्ट। जैसे आप ऐसे समझो, भारत और ये उसके किसान हैं, फार्मर्स हैं, है ना, एफ बी, एफ सी, ये अपने किसानों को क्या कर दे कि कोई सब्सिडी दे दे, किसानों को सब्सिडी दे दे, और यही किसान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या चीजों को कर दे, आसानी से उपलब्ध करवा दे, क्या कर दे, आसानी से उपलब्ध करवा दे। तो आप इसी के अंतर्गत देख पाओगे कि अगर जो विश्व व्यापार का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी गतिरोध को, बैरियर्स को, टैरिफ को खत्म करना है, तो इस सब्सिडी के चलते ये आसानी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी चीजों को सस्ते दर पे बेच सकेंगे। तो कुछ देश इसका विरोध करेंगे, जैसे कि अमेरिका कहेगा कि भारत अपने किसानों का गाहे बगाहे सपोर्ट करता है और अपने प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सरल और उसके साथ साथ सस्ते प्राइस पे, मूल्य पे उपलब्ध करवाता है। इससे हम जैसे देशों का क्या होता है, लॉस होता है। ये कौन कहता है? अमेरिका कहता है। तो इसका लगातार विरोध करता आया है। वही एओए यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो 3 पिलर मैंने बताए थे, 3 पिलर में से एक ये है, और लगातार इसको खत्म करने या कम करने की मांग अमेरिका करता रहा है। दूसरा, निर्यात सहायकी। निर्यात सहायकी का मतलब जरा यहाँ पे समझो कि निर्यात सहायकी का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे देख लो कि जैसे अगेन भारत है और भारत के साथ साथ ये यूएसए है। भारत के निर्यातक, प्रोड्यूसर, निर्यातक, अगर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर दे, अपने निर्यातकों को सब्सिडी दे दे, अपने निर्यातकों को सब्सिडी दे दे, क्यों दे देगी सब्सिडी? कि सब्सिडी देने से ज्यादा हम चीजों को प्रोड्यूस कर सकेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और हमारी प्रोग्रेस हो सकेगी। ठीक है, तो ये जब सब्सिडी देगी तो इसके जो निर्यातक हैं सस्ती ब्याज दर पे इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध करवा सकेंगे। तो वहीं जैसे कि यूएसए या उससे संबंधित देश जो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे जो, यानी हमारी जो घर का इकोनॉमी है, जो हमारी घरेलू इकोनॉमी है, वो इससे प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि यही सस्ते दर पे मिल जाता है, तो हमारे जो घरेलू प्रोडक्शन होता नहीं है और सभी लोग इन्हीं से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो हमारा आयात अर्थात प्रोडक्शन दोनों हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है, और निर्यात इसका प्रभावित होगा, निर्यात और प्रोडक्शन, तो ये दोनों आरोप लगाता रहता है। ठीक है, तो इसको भी कम करने के लिए निर्यात यानी सहायकी,
यानी एक्सपोर्ट पे, यानी जो हमारे जो निर्यातक है अगर उनको कोई सब्सिडी दी जाती है तो हमेशा से क्या किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है कि आप कैसे भी करके इस सब्सिडी को कम करो, सब्सिडी को कम करो। ठीक है, तीसरा क्या है, बाजारी अनुमति। ये क्या है, बाजारी अनुमति यानी मार्केट एक्सेस। इसका मतलब क्या है, देखो कृषि उत्पादों के आयात पर जो लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क हैं, जो जैसे कि मैंने बताया, जो कोई भी शुल्क हो सकता है, कोई भी बैरियर है, कोई भी टैरिफ है, तो इनको कम करने के उद्देश्य से जिस इनको कम कर दिया जाएगा तो बाजारी एक्सेस आसानी से मिल जाएगा ना, कि अगर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो एक्सेस है वो इजियर उत्पन्न हो जाएगा। तो हमेशा से जो ऐसे देश हैं वो विरोध करते आए हैं कि जो मार्केट एक्सेस है इसको प्रोवाइड करवाया जाए, और इसी के अंतर्गत जो आयात पर जो ड्यूटी आप लोग लगा देते हो, जैसे कि हम पे आरोप लगाता है कि आप हमारे सामानों की ड्यूटी भी लगा देते हो, तो इसमें जो ड्यूटी लगा रहे हो तो उस ड्यूटी को क्या किया जाए, कम किया जाए या खत्म किया जाए। हर देश इस ड्यूटी का प्रयोग करते हैं, मैंने इसी वजह से आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी बताया था। ठीक है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इस शुल्क को कम करने के उद्देश्य से ही क्या किया जाता है, जो मार्केट एक्सेस का फंडा है वो कृषि उत्पादों में जो आयात पर जो अतिरिक्त शुल्क लगा दिया जाता है, वो यही इसका उद्देश्य है कि उसको क्या किया जाए, उसको खत्म किया जाए, जिससे बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के वो सदस्य देशों का कृषि उत्पाद क्या है, निर्यात किया जा सके, और सदस्य देश को क्या है, इसको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये सारा बेसिक्स है, ये फंडामेंटल्स है, ये क्या है, फंडामेंटल्स है। तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो दिए जाने वाला परिदान है, उन परिदान को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, कि जितना भी कृषि क्षेत्र में परिदान दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, वो एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जो कि इसमें से रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं होती, आपको भ्रमित करने के लिए रेड बॉक्स सब्सिडी दे सकता है, तो कृषि क्षेत्र में रेड बॉक्स सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं होता है। तो इनको हम डिटेल से देखेंगे। एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से, मैंने जो आपको ये बताया कि दोहा डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो दोहा डेवलपमेंट के अंतर्गत हम पहला ये पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। मैंने आपको ये चीज समझाया कि भैया दोहा डेवलपमेंट जो राउंड, दोहा डेवलपमेंटल राउंड है, ये एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है। तो वही जब ये गेट खत्म होता है, डब्ल्यूटीओ स्थापित होता है, तो इसमें जितनी भी समस्याएं आती हैं, जो भी बैरियर्स हैं, उनको खत्म करने के उद्देश्य से ये एग्रीमेंट लाए जाते हैं, ये एग्रीमेंट लाए जाते हैं। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 2001 में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, इस ये औपचारिक समझौता होता है, औपचारिक रूप से, इसी वजह से इसको आप देखेंगे औपचारिक रूप से दोहा सम्मेलन में ये, तो ये औपचारिक होता है सॉरी, ये लीगल होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ इजाद निकाला जाता है, और इसके 3 स्तंभ है कि घरेलू समर्थन, घरेलू समर्थन के साथ साथ मैंने एक दूसरा आपको बताया, सॉरी 1 मिनट रुकेगा, कोई पानी उपलब्ध करवा दे तो ठीक है, नहीं आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मेरा ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं क्लास आज मेरा डेली क्लास रहेगा, और वैसे भी 20-25 दिन के बाद एक दिन छुट्टी ली थी, तो इतना तो थोड़ा हो ही जाता है ना। तो जो घरेलू समर्थन और निर्यात पे जो सहायकी दी जाती है, निर्यात में सहायकी के साथ साथ आप देखेंगे जो बाजारी एक्सेस है उसको देना, तो ये सारी चीजों को क्या करना है, जो बैरियर्स है खत्म करना है, और इन्हीं बैरियर्स के अंतर्गत हमें अपने व्यापार को बढ़ावा देना है। तो हर एक देश दूसरे देश पे इन चीजों को लेकर के हमेशा आरोप लगाता रहा है, आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, और देश इसका खूब बेधड़क उपयोग करते रहे हैं, जैसे कि बैरियर्स का, नॉन टैरिफ बैरियर्स का। ठीक है, तो हम डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र में जो दिया जाने वाला परिदान है, इसको एक्चुअल में 3 भागों में हमने क्लासिफाई किया है, 3 भागों में। तो हम क्या करते हैं, इसको ना कल देखेंगे, इसको कल देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी, मैं आपको ये बताया, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये हम कल की क्लास में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीजें आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसे थोड़ा सा बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा तो सारी चीजें बहुत आसानी से क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ठीक है, एंटी डंपिंग से संबंधित मैं कुछ आपको इश्यूज बता रहा था,
तो क्या करेंगे कि जो सनसेट समीक्षा है, जो सनसेट रिव्यू है, वो कल में पढ़ लेंगे कल। लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो सनसेट रिव्यू की अगर बात करते हैं तो सनसेट समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के अस्तित्व की निरंतरता, किसी एजेंसी के या कोई कार्यक्रम के जो अस्तित्व है उसकी निरंतरता का मूल्यांकन है, निरंतरता का मूल्यांकन है। इसके द्वारा कार्यक्रम में जो एजेंसी की प्रभावशीलता को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसके प्रदर्शन को उस मेजर किया जाता है, उसकी समीक्षा करी जाती है और एक निश्चित समयावधि के बाद उस पे टाइम टू टाइम रिफॉर्म की मांग करी जाती है। इसी को सनसेट रिव्यू कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सनसेट रिव्यू कहते हैं। तो सनसेट रिव्यू में कल और बता दूंगा, एंटी डंपिंग शुल्क भी मैं बता दूंगा और कौन देश कितना कैसे कितना कितना यूज कर सकता है, तो इसके बारे में कल और डिटेल से हम बात कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।